हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्लास 11th के लिए हम एक चैप्टर कर रहे थे अकाउंट्स में। चैप्टर का नाम है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर में बेटा आज हमने जीएसटी का टॉपिक समझना है। उसके लिए जर्नल एंट्रीज की जो ट्रांजैक्शन है वो लिख दी मैंने। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फॉर्मेट भी बना लिया, बट पहले जीएसटी का मतलब समझते हैं। आप सब जानते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, इससे पहले हम समझते हैं बेटा टैक्स क्या होता है। टैक्स हम सब जानते हैं, टैक्स इज अ बर्डन जिससे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है। कोई भी प्रोडक्ट, ये मार्कर अगर हमें 15 रुपीज का कॉस्ट कर रहा है तो इसमें अगर 2 रुपए टैक्स लगना है तो ये 17 रुपीज का हो जाएगा कम से कम। तो टैक्स जो है इंडिया में दो तरह के होते हैं बेटा। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों के बीच में फर्क क्या है बेटा? डायरेक्ट टैक्स होता है वो टैक्स जो किसी ह्यूमन बीइंग के ऊपर डायरेक्टली लगाया जाए, जिसका इफेक्ट डायरेक्टली उसके ऊपर आए। जैसे कि इनकम टैक्स, कि इनकम मैंने कमाई तो मैं ही दूंगा, वो होता है डायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट किया नहीं जा सकता। मैंने इनकम कमाई, मैं ही दूंगा, तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल इनकम टैक्स, राइट। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है सर? फिर इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो किसी पर्सन के ऊपर डायरेक्टली नहीं लग रहा पर इनडायरेक्टली पर्सन से ही लिया जा रहा है। जैसे कि हम टैक्स किसी पर्सन पे ना लगा के किसी गुड्स पे लगा रहे हैं, और वो गुड्स कंज्यूम कौन करेगा? ऑब्वियसली एक ह्यूमन बीइंग, एक पर्सन। तो वो पर्सन को डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली तो देना पड़ेगा। इसको इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। मैंने मार्कर खरीदा 15 रुपीज का, 2 रुपीज का टैक्स पे किया, तो मैं आगे इसे कम से कम 17 से ज्यादा का बेचने वाला हूं। तो जो 2 रुपए मेरी जेब से गए थे वो भी रिकवर कर लिए, यानी कि टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो गया। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इंडिया में जीएसटी, नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कि कोई भी गुड्स आप बना के बेचोगे तो उस गुड्स के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, नाम रखा जीएसटी। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अब ये तो हो गई टैक्स की बात। अब आपको स्क्रीनशॉट लेना तो फटाफट से लें। चलो आगे चलते हैं। अब ये जो हमने इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी पढ़ा, ये हमारा सिलेबस है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेटा इंडिया में वैसे तो 4 तरह का जीएसटी है, पर जो 4th है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। एक है सीजीएसटी, एक है एसजीएसटी, एक है आईजीएसटी। 4th तो छोड़ दे, यूजीएसटी था वो। सीजीएसटी क्या है? नाम ही बता रहा है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। एसजीएसटी क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब वो सर्विस टैक्स, गुड्स और सर्विस टैक्स जो किसको जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। समझ आ गई बात? दोनों के बीच में फर्क क्या है? बच्चा कहता है फिर सर ये क्या है? दिस इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फर्क क्या है सर तीनों में? ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से। अगर आप गुड्स की परचेज और सेल कर रहे हैं विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट का मतलब एक स्टेट का माल उसी स्टेट में परचेज सेल हो रहा है। जैसे यूपी से हम गुड्स को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं विद इन यूपी, तो हमारे पास 2 टैक्स लगते हैं। विद इन स्टेट में हमारा लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये कब लगता है बेटा? जब आपकी ट्रांजैक्शन होंगी विद इन स्टेट। और जैसे ही आपने गुड्स की परचेज सेल करी आउटसाइड द स्टेट, तो जो आपका टैक्स लगेगा वो होगा आईजीएसटी। मतलब अगर मैं यूपी से गुड्स बेच रहा हूं या खरीद रहा हूं दिल्ली से, तो वो मेरा जो टैक्स लगेगा वो हो जाएगा आईजीएसटी।
तो क्या सर जब आप विद इन स्टेट बेचते हैं 2 टैक्स लगते हैं, डबल टैक्स लगता है? नहीं। अगर आईजीएसटी का रेट 12% है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है हाफ हाफ हो जाएंगे, 6% ये 6% ये। ऐसा क्यों हुआ? देखो पॉलिटिकली अगर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, ये जीएसटी आने से पहले हमारे इंडिया में लगता था वैट और सीएसटी, आप लोग उसके बारे में नहीं जानते। उसमें क्या होता था, जब विद इन द स्टेट कोई चीज परचेज सेल होती थी तो जो भी टैक्स कलेक्ट होता था वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता था, क्योंकि विद इन स्टेट है। आउटसाइड द स्टेट हो जाता है, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परचेज सेल कर रहे हैं तो उसका जो टैक्स होता था सेल परचेज पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ आउटसाइड द स्टेट ट्रांजैक्शन में पैसा मिलता था, विद इन द स्टेट में कुछ नहीं मिलता था। सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉब्लम थी इससे, वो कह रहे हैं विद इन द स्टेट जो मूवमेंट हो रही है उसका भी पैसा कुछ मिलना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था पहले उसमें से भी आधा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया। और ये जो प्रोपोजिशन तो पता है क्या था कि 1 नेशन 1 टैक्स, ये सुना होगा आपने कभी ना कभी। 1 नेशन 1 टैक्स का क्या कह रहे थे कि आप कहीं भी गुड्स परचेज सेल करो, जो जीएसटी है वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। पर इस पे क्या हुआ, डिस्प्यूट अराइज हुए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की इनकम खत्म हो रही थी। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हम जीएसटी पास नहीं होने देंगे, तभी इतना टाइम लगा जीएसटी बिल पास होने में। फिर क्या हुआ, जो स्टेट गवर्नमेंट की इनकम थी उसका 50-50 किया गया कि आधा पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा स्टेट को, और जो आउटसाइड द स्टेट है वो तो पूरा ही सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। समझ आ गई बात? तो 3 तरह के जीएसटी लगेंगे, हमें बस इतनी सी बात याद रखनी है, विद इन स्टेट होगा तो 2 और आउटसाइड द स्टेट होगा तो हमारा सिंगल जीएसटी, आईजीएसटी। अब मैं एक नॉर्मल परचेज की एंट्री करता हूं विद जीएसटी। क्या है, ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1,50,000। एंड जब आप परचेज करते हैं बेटा, सोचना आपने कहीं से कुछ खरीदा, बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं कि आपने डोमिनोज में जाके पिज्जा खरीदा। अब जब आप पिज्जा खरीदते हैं तो आप पिज्जा खरीदने पे जो बिल की पेमेंट करते हैं उसमें जीएसटी आपको मिलता है या देना पड़ता है? सोच के बताना। 200 का पिज्जा है, उस पे 18% जीएसटी लगा के वो 218 का बिल बनाते हैं, यानी कि आपसे जीएसटी भी उन्होंने ले लिया। इसका मतलब परचेज के टाइम पे जीएसटी आपको देना पड़ता है। तो देखो क्या लिखा है, पेड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6% ईच। दोनों हमने 6% पे करा है। देखो अभी मैं सीजीएसटी एसजीएसटी को इग्नोर करते हुए नॉर्मल गुड्स परचेज फॉर कैश की एंट्री करता हूं। डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आए, परचेज करें गुड्स, तो गुड्स के आने पे लिखता हूं मैं परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया, कैश, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है बेटा। अब मुझे अभी मैंने सोचा कि जीएसटी भी देना पड़ेगा, राइट? यस, अब जीएसटी देना पड़ेगा क्योंकि परचेज कर रहा हूं। तो पिज्जा वाला एग्जांपल दिया था ना, परचेज कर रहे तो जीएसटी देना पड़ता है। तो हमारे लिए फायदा है नुकसान है? सर जीएसटी फालतू देना पड़ रहा है तो नुकसान है, लॉस है, तो डेबिट होगा। तो मैं लिखूंगा सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मुझे बता दिया था कि इस पे दोनों लग रहे हैं तो मैंने स्टेट वाली कंडीशन चेक ही नहीं करी। ठीक है। अब इस सीजीएसटी एसजीएसटी के आगे देखो परचेज करा है तो गुड्स आएंगे ना, तो लिखा जाता है इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। कितना, ध्यान से सुनेंगे, परचेज कितने की है बेटा 150, तो परचेज में तो टोटल परचेज आ जाएगी। इसका 6%, 150 का 6% 9,000, 6% ईच है ना, और इसका टोटल करके 1,68,000 बीइंग गुड्स परचेज विद जीएसटी। ठीक है बेटा, होपफुली ये समझ आई होगी। अगर कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब ऐसे ही अगली ट्रांजैक्शन समझते हैं बेटा। सोल्ड गुड्स टू मोहित फॉर ₹1,00,000, सीजीएसटी एसजीएसटी है। पहले आप सीजीएसटी एसजीएसटी को इग्नोर करते हुए नॉर्मल एंट्री करो। सोल्ड गुड्स टू मोहित, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आया, सोचो। गुड्स बेचे हैं मोहित को ₹1,00,000 के, कैश में या उधार में?
सर कैश वर्ड नहीं है, नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब उधार है, तो पैसे तो नहीं है, डेबिट व्हाट कम्स इन नहीं है। डेबिट द रिसीवर, कौन है, मोहित, तो लिखते हैं मोहित्स अकाउंट डेबिट। 2 क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स गए हैं, गुड्स के जाने पे हम लिखते हैं सेल्स। अब जब मैंने सेल करी है तो आप सोचो, आप डोमिनोज के काउंटर के अंदर है, आप गुड्स बेच रहे हैं, खरीद नहीं रहे, बेच रहे हैं, तो आप जीएसटी सामने वाले से लोगे, यानी कि जीएसटी आपको मिलेगा, आपके लिए इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम और गेन के हिसाब से 2 सीजीएसटी और 2 एसजीएसटी। अब सेल्स है, यानी कि गुड्स तो जा रहे हैं, तो लिखा जाएगा 2 आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। अमाउंट देखना बेटा, सेल कितने की है 1 लाख, मैंने वहां पे भी ऐसे किया था, परचेज पहले परचेज में लिख दी, यहां भी सेल में लिख रहा हूं 1 लाख। कितना है सीजीएसटी एसजीएसटी 6%, इसका 6% 6000 टोटल आ गया 1,12,000। तो पहले नॉर्मल एंट्री करो, फिर उसके बाद परचेज है तो जीएसटी डेबिट हो जाएगा क्योंकि नुकसान है, सेल है तो मिलेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। और अगर किसी बच्चे को रटना है तो ऐसे रट लो, जिधर परचेज आएगी उधर जीएसटी, जिधर सेल आएगी उधर जीएसटी। ठीक है, बस परचेज के साथ इनपुट क्योंकि गुड्स आ रहे हैं और सेल के साथ आउटपुट क्योंकि गुड्स जा रहे हैं। याद रख लेंगे इसको ऐसे। आगे चलते हैं, परचेज मशीनरी फॉर 50,000 एंड पेड आईजीएसटी एट द रेट 12%। देखो कंबाइंड करके आ जाता है, आईजीएसटी इन दोनों का टोटल करके आ जाता है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो टैक्स का रेट बर्डन नहीं बढ़ता, इसके कंफ्यूजन ना रखना। मशीनरी परचेज करी है फॉर ₹50,000, ना तो कैश वर्ड है ना ही किसी का नाम लिखा है, तो क्या मान लेते हैं बेटा, यस कैश मान लेते हैं, बताया था आपको। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, मशीनरी अकाउंट डेबिट। 2 कैश अकाउंट। अब ध्यान से सोचना, मशीनरी खरीदी है तो टैक्स देना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, देना पड़ेगा, तो नुकसान है ना, इनपुट आईजीएसटी डेबिट। कितना, देखो मशीनरी की वैल्यू मशीनरी में चली जाएगी, इसका 12% यानी कि 6,000 और टोटल कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी 56,000 की। समझ आ गया होगा बेटा होपफुली आपको ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट। एक लास्ट छोटा सा पॉइंट रह गया था मेरा, प्रीपेड सैलरी। बेटा सैलरी आपके लिए क्या है, खर्चा है, पर वो सैलरी कैसी है, प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब आपको बताया था ऐसी सैलरी जो पहले ही दे दी, यानी कि ये आपके लिए एक एसेट है। और याद रखना, पहले नहीं बताया अब बता रहा हूं, असेट्स हमेशा डेबिट होते हैं। क्या होते हैं, एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं और लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है। ये कुछ मॉडर्न रूल्स हैं जो आपको आगे जाके बताऊंगा, यूज होने हैं। असेट्स हमेशा डेबिट होते हैं, तो प्रीपेड सैलरी हमारा एक एसेट है, तो एंट्री बनती है प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। कितनी है ये प्रीपेड सैलरी बेटा, 5,000। और बेटा अगर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी होती, तो अभी बताया ना आउटस्टैंडिंग क्या होती है सैलरी, आपकी लायबिलिटी जो देनी बाकी है, तो एंट्री रिवर्स होती, क्या होती, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि ये लायबिलिटी और लायबिलिटी आपको अभी बताया सारी लायबिलिटीज आपकी क्रेडिट होती है। होपिंग आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आज इसी के साथ ये चैप्टर मैंने एंड अप किया। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बाय बाय।